सभी दर्शकों और श्रोताओं की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। लक्ष्मण जी, अगर आप अभी मेरे को देख रहे हैं तो बताएं। जुड़ने का प्रयास करें आप। उसमें तो मैंने चेक कर लिया, उसमें तो ब्लॉक नहीं किया हुआ आपको। जी, कमेंट करके बताएं लक्ष्मण जी। जयपाल ब्रोड जी ने राम राम लिखी है। जी, दिस पर्सन वाज अनएबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। लक्ष्मण जी, टेक्निकल इशू ही दिखा रहा है। मैंने आपकी फ्रेंड लिस्ट में जाकर के चेक किया है, उसमें तो सब ठीक ठाक बता रहा है, अनफॉलो तो किया हुआ नहीं है। आप समझ में नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ी हुई है। अगर आपके कुछ ध्यान में पड़ता है टेक्निकल इशू, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं वो फेसबुक अपडेट करनी बाकी हो आपकी। हाँ जी, कमेंट में लिखें लक्ष्मण जी, क्या है प्रॉब्लम। क्योंकि फेसबुक में कुछ ना कुछ आ जाता है नया अपडेट। कमेंट से आपको मैंने जोड़ने की कोशिश की तो उसके अंदर तो वो ब्लॉग दिखा रहा है, और फ्रेंड लिस्ट में जाकर के देखा है उसके अंदर ब्लॉग नहीं दिखा रहा। देखो सर, क्या टेक्निकल इशू आ गया। या इतने टाइम में लगभग अपनी बात हो चुकी होती, ये टेक्निकल इशू आ गया बीच में। बजरंगलाल सुथार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लगभग 413 लोग लाइव हैं। सोनू पचेरवाल, शिव प्रकाश भादू जी, अभी 11-12 लोग। हाँ जी, लक्ष्मण भाटी जी, अब आपके फोटो के साथ कैमरा आ गया है, मैं आपको ऐड करता हूँ। आपको ऐड होना शो तो हो रहा है अभी। अभी ऐड हुए नहीं हैं, शो होने लग गया है। आपकी फोटो वो भी आ गई थी साथ में, उसमें कैमरा भी आ गया था। पहले कैमरा साथ नहीं आ रहा था लक्ष्मण जी आपका, अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी ऊपर से फोटो भी चली गई कैमरे वाली।
क्योंकि रुके जो कमेंट लिखते हैं उसमें भी वो कैमरे वाली फ़ोटो आने लग जाती है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अभी डिस्कनेक्ट हो गए, शायद कोई अब नेटवर्क इशू आ गया होगा। अभी 9 लोग मेरे साथ सामने जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, लक्ष्मण जी दोबारा जुड़िए आप, रिक्वेस्ट दोबारा भेज दें आप। अभी वो एडिटिंग शो होने लग गई थी, इसका मतलब है कि हिसाब किताब तो ठीक था, हो गया था आपका, लेकिन काफ़ी देर एडिंग शो हो रही थी, लेकिन अचानक डिस्कनेक्ट हो गए यहाँ पर। शायद अपडेट किया होगा आपने कि वो नेटवर्क इशू तो अपडेट के लिए ही सूचना दिया करता है फेसबुक में। हाँ जी, अब आपकी फ़ोटो नज़र आई है। एडिंग शो होने लग गई आपकी फिर से। एडिंग शो हो रही है लक्ष्मण जी अब आपकी, और काफ़ी देर पहले भी एडिंग शो होती रही थी, लेकिन अचानक डिस्कनेक्ट हो गए थे। और आई होप अब तो जुड़ जाना चाहिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस छोटे से आज के आयोजन में। और जी सर। तकलीफ तो ज़रूर हुई जुड़ने में, हाँ जी लेकिन हाँ जी। जुड़ गए। कई बार कोशिश करने से जुड़ जी ही सर। जाता है आदमी। बहुत बढ़िया। तो आज आपको मैंने सादर आमंत्रित किया है एक छोटी सी चर्चा के लिए। जैसा जी कि जी। आप जानते हैं, पूरा भारत जानता है, विश्व जानता है कि आज 11 अप्रैल है, और आज हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 196वीं जयंती दुनिया भर में मनाई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवार कदम बढ़ाए वो निश्चित जी रूप से उल्लेखनीय है। और इनका तो बिल्कुल साफ साफ कहना था कि शिक्षा जो है वो हमारा प्रकाश है, रास्ता दिखाने वाला प्रकाश है शिक्षा। और जी बहुत कष्ट भी सहे इन्होंने, और वहाँ से इन्होंने बात कही थी, और सबसे ज़्यादा अड़चने भी आई इनके सामने, क्योंकि उस समय पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं था, स्कूलों का ज़्यादा कोई रिवाज था नहीं, और कुछ लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था। जब इन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, उस समय इन्होंने यही लक्ष्य साधा, तय किया कि शिक्षा जो है वो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। और वो सिद्ध जी भी करके दिखाया। और उनका बड़ा ही प्रिय वचन था कड़वा ही, कि कोई भी आदमी काम करता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा विरोध अपने घर परिवार से सहन करना पड़ता है,
और यही इनके साथ भी हुआ। लोगों ने विरोध किया कि ये आपके बच्चे क्यों पढ़ाने लगे हैं, क्यों स्कूल खोल के बैठे हुए हैं। तो विरोध स्वरूप परिवार के लोग भी विरोधी हुए और यहाँ तक कि इनको घर से भी निकाल दिया गया था। लेकिन वो जो ठोकर थी इनके कदम नहीं रोक सकी और तेजी से कदम आगे बढ़ाए शिक्षा की तरफ। और सबसे ज्यादा लगभग हमारी आधी आबादी जो शिक्षा से वंचित थी, बहन बेटियों की, महिलाओं की, उसकी तरफ दोनों ने पूरा पूरा ध्यान दिया और इस कारवां को आगे बढ़ाते चले गए। और एक नहीं 3 स्कूल चलाए इन्होंने अपने बलबूते पर। तो थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में मैंने की और 196वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। और बाकी जानकारी के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय लक्ष्मण भारतीय जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने ये कार्यक्रम रखा, पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो एक वैचारिक क्रांति के जनक अपने भारत के अंदर पुनर्जागरण के जो कहे जा सकते हैं, और आज के दिन आपने ये कार्यक्रम रखा। ठीक है, मैं भी भाग्यशाली हूं कि इस बहाने से उस महापुरुष को हम याद कर रहे हैं और अपने दैनिक जीवन के अंदर ना जाने किन ख्यालों में हम खोए रहते हैं, किन कामों में खोए रहते हैं, और हमारे लिए वो महापुरुष क्या कर गए, क्या कुछ उनकी देन है, उनके बारे में जानने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। सबसे पहले मैं जितने भी लोग श्रोता जुड़े हुए हैं, हमारे अभिन्न मित्र, फेसबुक फ्रेंड जुड़े हुए हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ी समस्या, ये टेक्निकल समस्या थी और उस टेक्निकल समस्या को सॉल्व भी हमने किया। कारण क्या है कि जो हमारी समस्या होती है उसका समाधान भी हमारे पास ही होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास होता है। तो कई बार आप कार्यक्रम के अंदर लाइव में कहते भी है कि मेरी टेक्निकल एडवाइजर है, तो टेक्निकल एडवाइजर यदि उस समस्या का समाधान नहीं निकाले तो फिर एडवाइजर किस चीज का हुआ। इसलिए मैंने उस बात को पकड़ लिया कि 5 मिनट में समस्या मैं सॉल्व करता हूँ, और 5 मिनट में मैंने समस्या को सॉल्व कर ली, क्योंकि मेरे माइंड में आ गया कि हाँ ये समस्या है इसके अंदर, और कोई ब्लॉग नहीं था, कुछ नहीं था, और वो समस्या को मैं समझ गया था। अब अपने सर मुद्दे पर आते हैं कि जैसे आपने आज कार्यक्रम रखा है महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, तो ज्यादा तो शायद आप जितना विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन समर्पित हूं उनके विचारों में, क्योंकि वो भी एक शिक्षक थे, मैं भी एक शिक्षक हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के लिए मेरे जैसे शिक्षक को आपने समझा कि शायद इनको लाइव लेना चाहिए। तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूं सर आपको जी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा, और हमारे यशस्वी जो सीएम साहब है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो जाने जाते हैं अपने जो राज्य के लोग हैं उनकी भावनाओं की कदर करने के लिए, तो उन्होंने भावनाओं का ध्यान रखा, भावनाओं की कदर की, और उन्होंने आज के दिन अवकाश घोषित किया। और ज्योतिबा फुले के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी फेसबुक फ्रेंड जुड़े हुए हैं कि आप थोड़ा सा आज 5 मिनट के लिए चाहे वक्त निकालें, सोशल मीडिया पर या कहीं भी आपको प्लेटफॉर्म मिले, उनके बारे में थोड़ा सर्च कर लेना आप कि वो क्या चीज थी, और उनके बारे में जो सीएम साहब ने निर्णय लिया है कि आज के दिन अवकाश घोषित किया जाए, तो वो क्यों किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है, आज के दिन बहुत सारे लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, अपने जो दिनचर्या के काम, महत्वपूर्ण काम है, उनके अंदर हम बिजी हो गए, बस आज छुट्टी मिली है, बस अपने काम समेट लें। लेकिन ये दिन जाते जाते आपने मेरे को एक भाग्यशाली बना दिया कि ठीक है, उनको समर्पित आज 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे। तो विशेषकर शिक्षकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज तो अवकाश था, लेकिन कल
बच्चों में जाकर, विद्यालय में जाकर कम से कम 10 या 15 मिनट का जो कार्यक्रम है वो ज्योतिबा फूले जी के बारे में अवश्य रखें, विद्यालय के अंदर, चाहे प्रार्थना सभा के अंदर। और साथ में जो सावित्रीबाई फुले जी है उनके बारे में बताएं, और खासकर महिलाओं को बताने की जरूरत है कि उन्होंने क्या कुछ दिया है। अब दिलीप तो 1800, हाँ जी, दिलीप सोलंकी जी जी, वीर कालवा जी, अब आपकी दीवार पीछे वाइट है, दीपक छाबड़ा जी भी जुड़ चुके हैं, आप चैनल चलाते हैं। और मैं इसका भी समाधान करता हूं सर, एक मिनट सर, जी, इसका भी समाधान अभी एक जस्ट ही कर लेते हैं। ये लो, हाँ अब अपने कौन सा स्टूडियो में तो बैठे नहीं है सर। हाँ ये लो, अब ठीक है। संजय दुबड़ जी आगे हैं, और भागीरथ कड़ेला जी भी देख रहे हैं। श्याम मिड्ढा जी ने अभी पूछा था कि आज क्या कार्यक्रम है, तो थोड़ी देर बाद जुड़े थे, मैंने उनको जानकारी दे दी। ज्योतिबा फूले जी की जयंती है आज 196वीं। पुष्पेंद्र विड़िंग जी जुड़ चुके हैं, वेरी नाइस लिख रहे हैं, स्वागत है आपका। और महेंद्र सारस्वत फूले जी जुड़े हुए हैं। जी एक लालचंद सेकंड। सालवा और जय भीम लिख रहे हैं, आपको भी जय भीम। सुधीर मुकलावा से लिख रहे हैं कि टोपी उतार दी मतलब गर्मी शुरू हो गई है और राम कुमार जी कह रहे हैं कि बरसात आने लग गई है अब। हाँ, आज शाम का मौसम कुछ जी सुख परिहार जी भी नमस्ते लिख रहे हैं आपको। और धीरज शर्मा जी भी देख रहे हैं। बजरंग सुथार जी तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं। बजरंग सुथार जी कह रहे हैं कि आवाज बढ़ाइए, हमने दोनों ने आवाज फुल कर रखी है सुथार साहब। और सुधीर मुकलावा से कह रहे हैं कि पहली बार जुड़ रहे तो उनको बोलो कि मोबाइल को घुमाए। हाँ जी, घुमा दिया जी। ये मेरे टेक्निकल एडवाइजर है, ये मैं इन्हीं से सीखता हूँ, जो कुछ भी सीखता हूँ। और श्याम सुंदर जाखड़ जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रोटिया पेंटर भी जुड़े हुए हैं। राम कुमार भी, आपका भी नाम बीच में आ गया। सोनू केरवाल, शिव प्रकाश बहादू, बजरंग सुथार। और आपका कमेंट है कि 5 मिनट वेट करें, मैं समस्या का समाधान करता हूं। कर लिया जी, धन्यवाद आपका। एंजल अन्नू गुड इवनिंग लिख रही हैं, आप गुजरात से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। और भागीरथ पूनिया जी, सोनू पचेरवाल और बजरंग सुथार, जयपाल बरोड़, शिव प्रकाश बादू और जयपाल बरोड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी नाम इतनी देर में आ चुके थे, जैसे और आएंगे तो मैं जरूर उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जी, आदरणीय लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, अब आप अपना वक्तव्य जारी रखें। जी सर, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद जो आपने समय निकाला। लेकिन धन्यवाद और ज्यादा हम देंगे यदि आप थोड़ा सा आज ज्योतिबा फुले के बारे में आप जरूर अवश्य पढ़ें, क्योंकि उस दौर के अंदर जब अपने कहें कि मनुवाद बहुत चरम सीमा पर था, उस समय वो लोग उठ खड़े हुए थे। जितने भी हमारे अंधविश्वास हैं, जितनी भी हमारी कुरीतियां हैं, जितनी भी हमारे समाज के अंदर समस्याएं हैं, उनके लिए उठ खड़े हुए थे। तो आज के दौर के अंदर जब सबसे बड़ा हथियार हमारे पास हमारा संविधान है, तो हम क्यों नहीं उठ खड़े होते। लेकिन हमारे संविधान के अंदर एक ऐसी चीज लिखी हुई है, भावनाएं आहत होना। तो कहीं ना कहीं हम दबाव में आ जाते हैं, मन बहुत करता है, लेकिन भावनाएं जो होती ना इतनी कोमल है कि बहुत जल्दी आहत हो जाती है। मैं कहता हूं कि ज्योतिबा फुले को पढ़ना है ना, तो इस एक छोटे से हथियार का आप सामना कर लेना। शायद ये उल्टा नजर आ रहा है क्योंकि कैमरा फ्रंट लगा हुआ है। तो ये एक बुक है, छोटी सी बुक है, बिल्कुल छोटी सी बुक है ये जी, गुलामगिरी। यह है गुलामगिरी। गुलामगिरी, इस किताब को पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा ज्योतिबा फुले क्या चीज थी। मैं सर एक आपको, क्योंकि अपने समय ज्यादा हो गया, तो मैं सीधा अपनी जो मेन बातें उन पर ही आ रहा हूं कि एक दिन की बात है, यही किताब में एक दिन मैं पढ़ रहा था, विद्यालय के अंदर ले गया, मैं स्कूल के अंदर ले गया था, और उसके बीच में से मैं आधी से ज्यादा पढ़ चुका था, बीच में से पढ़ रहा था,
और मेरे को कहीं क्लास में बाहर जाना पड़ गया, कोई मेरा शायद फोन आया था या कोई ऑफिस में काम आया था, तो मैं चला गया, तो ये किताब मेरे टेबल पर पड़ी थी। और हमारे एक शिक्षक थे, बहुत वरिष्ठ थे, बहुत बुद्धिजीवी थे, बहुत ही विद्वान थे, तो वो आकर के इस किताब के बारे में कभी नहीं सुना, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। हाँ, नाम अवश्य पढ़ा होगा, बहुत वरिष्ठ है वो। तो उन्होंने क्या है कि इसके 2 पेज पढ़े, सिर्फ 2 पेज पढ़े थे, और उन्होंने उस किताब को वहीं उल्टा करके रख दिया, और वो सोच में पड़ गए। और शायद उनके यदि उनके मैं जाति के बारे में यदि टिप्पणी करूं, या उनके वो किस चीज के थे, वो किस समाज से आते थे, ये टिप्पणी करूंगा तो आश्चर्य होगा, क्योंकि वो भी एक ब्राह्मण थे। तब उन्होंने कहा कि ये मैं जब वापस क्लास के अंदर आया तो उन्होंने कहा कि ये बुक, ऐसी बुक पढ़ते हो आप? मैं कहा बिल्कुल ऐसी बुक पढ़ता हूं। वो बोले कि आपने ऐसी किताबें कितनी पढ़ ली होगी? मैंने कहा ज्यादा तो नहीं पढ़ी, मैं पढ़ाई नहीं करता, ज्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन छोटी छोटी किताबें जो है, जैसे बिल्कुल छोटी छोटी किताबें पढ़ता हूं मैं, जैसे ये बुक होगी, ये बुक होगी, और ये छोटी छोटी किताबें जो है ये मैं पढ़ता हूं, क्योंकि वक्त हमारे पास भी बहुत कम है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है, ये मोबाइल आया है, हमारे एक दिन के कम से 24 घंटों में से 5-6 घंटे हमारा ये मोबाइल ले जाता है, तो अध्ययन करने का समय होता ही नहीं किसी के पास। तो गुरुजी ने कहा, सर ने कहा कि यार इस बुक के मैं 2 पेज नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मतलब इतना कुछ उन्होंने लिख दिया। और ये 1827 के अंदर इनका जन्म हुआ है, और उस दौर के अंदर ये लिख गए। तो यार क्या कुछ हम ढो रहे हैं, क्या कुछ कैसे सोच रहे कि हम बैठे हुए हैं। वो बोले कि बड़ी हैरानी हुई, मैं 2 पेज इसका सामना नहीं कर पाया। तो मैं कहता हूं यदि ये बुक कोई पढ़ लेना, ये एक ही बुक पढ़ लो आप, गुलामगिरी, तो आपकी सोच बदल जाएगी। और यदि यही बातें कोई आज के दौर के अंदर यदि कोई बोल दे, सार्वजनिक मंच पर बोल दे, तो उसको पता नहीं क्या कुछ लोग कहने लग जाएंगे। क्योंकि द्रोही, देशद्रोही तो आजकल बहुत हल्का शब्द बन गया है। देशद्रोही बहुत बड़ा शब्द था कभी, लेकिन आज के दौर के अंदर बहुत छोटा शब्द बन गया है। तो उस दौर के अंदर जब अशिक्षा पराकाष्ठा पर थी, और उन्होंने समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, जब आज हम इतना असहाय महसूस कर रहे हैं, तो उस दौर के अंदर इनके साथ क्या हुआ होगा? दोनों ही मियां बीवी को घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि आप लोगों को शिक्षित करते हो। और ये भी ओबीसी समाज से थे, ओबीसी समाज से कोई कुछ लोग जुड़े होंगे तो बताना चाहूंगा, ये ओबीसी समाज से थे, एससी एसटी से नहीं थे। और दुख इस बात का होता है कि जिन लोगों के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, वो भी इनके नक्शे कदम पर नहीं चल पाते, और आज के दौर में नहीं चल रहे हैं। वो दुख की बात है। ये मैं कहता हूं कि महिलाएं शायद ही इनके बारे में जानती हूं, नहीं जाने की महिलाएं शायद ही जानती हूं, बहुत कम महिलाएं होंगी जो इनके बारे में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी विद्वान भी बहुत है महिलाएं में, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी या जिन्होंने मतलब डिग्री हासिल कर रखी है, उनके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। जो सामान्य जीवन जीती हैं, शायद महिलाएं अपने पास अपने परिवार के अंदर नहीं जानती होंगी ज्योतिबा फूले कौन थे, सावित्रीबाई फूले कौन थी, नहीं जानते होंगे। तो इन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा देने का जो काम किया, ज्योतिबा फूले ने स्कूल खोले सबसे पहले अपने देश के अंदर, और लोगों को शिक्षित करने का काम किया। और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। सबसे बड़ी बात यह थी, महिलाओं के लिए स्कूल खोले, और महिलाओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षिका नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही इस मैदान में उतार दिया। तो अब जो शिक्षा के बारे में, और फिर उन्होंने शिक्षा के बारे में तो कहा ही कहा, साथ में उन्होंने विधवा विवाह का बहुत बड़ा समर्थन किया है पहली बार। तो ऐसी ऐसी जो सामाजिक कुरीतियां थी, ऐसी चीजें थी, उनका इन्होंने उस पर काम किया है। तो उस दौर में इनके साथ क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी इनके साथ। और एक जब इनकी फोटो देखोगे, एक लोई है इनके डाली हुई, और उस लोई का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जो नाई समाज है, जहां मैंने पढ़ा कि नाई समाज है, वो मतलब इनके साथ आ गया था, और नाई का काम है बाल काटने, और ब्राह्मण लोग हैं जो बाल काटते हैं, तो ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया इनका भी,
इनको आप कर रहे हो। तो नाइयों ने क्या है कि इनके बाल काटना मतलब मना कर दिया था, और उसके बाद में नाराजगी हो गई इनके साथ। तो फिर ब्राह्मणों ने इनको मनाने के लिए, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने इनको ये कहते हैं लोई, इन्होंने एक भेंट स्वरूप दी थी, और वो ताउम्र उस लोई को उन्होंने साथ रखा था। यानी कि सम्मान भी देते थे, जो उनका सम्मान, सोच का सम्मान किया, उनको सम्मान भी देते थे, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे वर्तमान समाज के वर्तमान युग के अंदर इन 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 लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे समाज के लोगों को। क्या क्या कारण है सर, क्या कारण, ये सोचना पड़ेगा क्या कारण है कि आज कुछ ऐसे समाज हैं जो शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आएगी 14 अप्रैल को, उसकी बधाई तो छोड़ो, उसका स्टेटस भी छोड़ो, पसंद भी नहीं करते उनका नाम लेना। क्या कारण है? आज हर ऑफिस के अंदर सरकारों ने आदेश दे रखे हैं कि उनकी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि हम उनके बारे में अध्ययन नहीं करते, उनके बारे में पढ़ना छोड़ दिया है, उनके बारे में जानना छोड़ दिया है। तो बाबा साहब ने यही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा तो ग्रहण कर ली है, कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के जो विचार है ना, चाहे बाबा कबीर को पढ़ लीजिए आप, संत रविदास जी को पढ़ लीजिए आप, चाहे आप बाबा नानक को पढ़ लीजिए आप, इन लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आज के दौर के अंदर। और जिसने सामना कर लिया है ना, जिसने सामना सर कर लिया है, बस वो जाग गया है, उसके अंतरात्मा जाग गई है। और आज के दौर के अंदर मैं तो ये कहना चाहूंगा, लोगों को छोड़ो आप जगाना, खुद को जगा लो, बस बहुत है, खुद को जगा लो। बहुत बढ़िया। क्योंकि समझा तो हम पाते नहीं अपने परिवार को भी। कुछ कमेंट आए हैं, आपकी नजर करना चाहूंगा। जी जी जी, आने दीजिए। काफी कमेंट आए हैं। बन्ना चौहान जी ने फूले जी जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं, और विनोद खोड़ जी ने भी नमस्ते लिख करके भेजी है। गणपत राम छाबा भी नमस्ते लिख करके भेज रहे हैं। दिलीप सोलंकी जी ने नमस्ते लिखी है। जगदीश पवार बिश्नोई बीजेपी अबोहर पूछते हैं कि किताब का, एक मिनट में देख लूं किताब, हाँ जी, जगदीश पवार जी ने पूछा कि किताब का नाम क्या है। उसका नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी। तो जगदीश जी ने नोट कर लिया होगा। विनोद खोड़ जी ने भी राम राम लिख भेजी है, और जगदीश पवार जी ने सीताराम राधे राधे लिख करके भेजा है। दिलीप सोलंकी जी ने भी और सैल्यूट भेजा है। खेताराम गोदारा जी ने कहा है कि जी ऐड करो। तो अभी आज जयंती के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर आप महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। ये हथाई का कार्यक्रम नहीं है, इसके लिए मैं फिर क्षमा चाहूंगा। खेताराम गोदारा जी ने भी राम राम लिख भेजी है। दिलीप जी, सुधीर मुकलावा जी ने भी कहा है कि रीट की सफल आयोजक गहलोत जी, अच्छा जी, धन्यवाद आपका। दीपक छाबड़ा जी भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भागीरथ कड़ेला जी भी जुड़े हुए हैं, संजीव जोरड़ भी जुड़े हुए हैं, और वो एक दो कमेंट और आ गए हैं। लालचंद कांटीवाल ने भी नमस्ते लिख करके भेजी है, और सुरेंद्र बिश्नोई जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। BL कटाला भी जुड़ रहे हैं। कमेंट लगातार आए जा रहे हैं। जी लक्ष्मण भाटी भारतीय जी, अपना वक्तव्य जारी रखें। तो सर अपने बात कर रहे थे कि इन महान लोगों के बारे में कि इनका सामना हमें करना ही होगा यदि हमने अपनी सोच को बदलना है, तो यदि कुछ आगे बढ़ना है तो अपने बच्चों को बताइए इनके बारे में। और मैं ये कह रहा था कि लोगों को जगाने का, अपनी अंतरात्मा को हम जगा लेना, अपने अंतरात्मा को हम समझा लें, वो भी बहुत है। अपने अंदर का हम अंदर को रोशन कर लें तो कोई बहुत है। समझा तो नहीं पाते हम अपनी घरवाली को भी, ये बहुत बड़ी विडंबना है ये। अब लोग कहते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आप घरवाली करवा चौथ का व्रत रखती है, तो विरक्ति है तो क्या करें उनका। और ज्योतिबा फूले ने कहीं ना कहीं यही कहा है कि यदि आपने कुछ नया करना है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ
समझाना है तो सबसे पहले विरोध की जो आवाज उठेगी वो आपके घर से उठेगी, घर से उठेगी, बिल्कुल और उस आवाज का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं आपके लाइव देखता रहता हूं सर कि आप इस उम्र के अंदर, वो कहते हैं ना कि जब बुजुर्ग हो जाता है कि राम राम को नाम ले, लेकिन अभी भी आप लोग इतना मतलब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो कुछ जो युवा लोग हैं वो क्यों नहीं जाग रहे? मतलब ऐसी ऐसी चीजों में हम खोए हुए हैं, अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा रहे हैं जहां शायद, मैं ये नहीं कहता कि सब नास्तिक हो जाए, परमात्मा को नहीं माने, नहीं, उनको माने। मैं भी कहीं कहीं भजन गाता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भजन गाता हूं साथ साथ में जो तार्किक चीजें हैं उनको भी मैं कहीं कहीं रखता हूं, जी ऐसी बात नहीं है। और अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सबसे पिछले दिनों आपने लाइव में कहा था कि जो हमारी समाज की सबसे बड़ी बुराई है वो है मृत्यु भोज प्रथा। कितनी बड़ी, मतलब वो एक प्रथा जो अपनी कुप्रथा में धो रही है, उसके बारे में आप लाइव आप चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन जी। कर रहे हैं लोग, लेकिन उस कानून के बारे में किसी को शायद नहीं पता होगा, किसी को तो नहीं, मैं कह सकता ये शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूं, किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को पता कि एक ऐसा कानून बना दिया गया है राजस्थान के अंदर भी, जो मृत्यु भोज करेगा उसको तो 2 साल की सजा है ही, और जो मृत्यु भोज करेगा उसको जो कर्जा देगा उसको भी 6 महीने की सजा है इस कानून के अंदर। और अच्छा। उस पंचायत के अंदर, जिस पंचायत के अंदर यदि कोई मृत्यु भोज हुआ है, वहां का सेक्रेटरी, वहां का पटवारी, वहां का सरपंच भी इसका जिम्मेदार है। देखो इतना, मतलब मृत्यु भोज निवारण अधिनियम जो 1961 है उसके अंदर संशोधन कर दिया गया, ये चीज जोड़ दी गई है। लेकिन यदि हमारे पास ये कानून रूपी अधिकार है फिर भी हम लोगों को क्यों नहीं रोक पाते? तो इन लोगों के पास तो वो अधिकार भी नहीं थे उस टाइम, ये कानून भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने सामना किया है। बिल्कुल तो कितने महान लोग थे। कहते हैं कि ज्योतिबा फुले को तो 2 लोग मारने के लिए आए थे, क्योंकि वो ऐसा हाँ। काम कर रहे थे लोगों को जगाने का, तो उनको मारने के लिए वो आए थे, कत्ल करने के लिए आए थे। उनको बिठाया, इधर आओ, बात सुनो मेरी, कि आप मेरे को मारने के लिए, क्यों मारने के लिए, कि आप लोगों को शिक्षित कर रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, बेटियों को पढ़ा रहे हो, आप महिलाएं लड़कियां वो पढ़ने के लिए थोड़ी है। तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो, क्योंकि ये भी बता दूं आपको, सर पता है कि ज्योतिबा फुले की कोई औलाद भी नहीं थी, खुद का बच्चा नहीं था उनके, उन्होंने एक बच्चा बेटा गोद लिया था, वो था उनके खुद की औलाद नहीं थे। वो कहते कि मैं तो आपकी औलादों के लिए काम कर रहा हूं, मैं तो आपकी औलादों के लिए, आपके बच्चों के लिए जो स्कूल खोल रहा हूं, और यदि मैं मेरे को मार दोगे तो कौन करेगा, आप करोगे काम? तो जब उन्होंने ये बातें कही तो वो मतलब फिदा हो गई उनकी सोच पर, और वो ताउम्र उनके साथ अंगरक्षक बनकर रहे दोनों ही जो लोग थे जो उनका कत्ल करने के लिए आए थे। तो इस जी प्रकार से उनकी सोच पर पहरा देना हमने, तो हमें मतलब सिद्धांत तो वो लोग दे गए हैं, उन सिद्धांतों को जिंदा भी तो रखना हमने। लेकिन फिर भी क्या है कि वो एक भावनाएं आहत होने वाला एक बहुत, मतलब एक नाजुक सा शब्द बन गया कि भावनाएं आहत होगी। लेकिन भावनाएं आहत तो होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भावनाएं जहां आहत होनी चाहिए वहां होनी चाहिए। बिल्कुल आपके बिल्कुल सही। माता पिता यदि को अपमानित करता है तो आपकी भावनाएं आहत होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं। लेकिन यदि आप ऐसे ढकोसले जीवन के अंदर करोगे, जो ये लोग संघर्ष करते हुए मर गए, समझाते समझाते मर गए, लेकिन फिर भी समाज के लोग, कुछ लोग हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सोच को मारने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी मूर्ति बना दीजिए आप, बस उसकी सोच को खत्म हो गया सिस्टम। श्रद्धांजलि हम देते हैं, कहते हैं हाँ मूर्ति होनी चाहिए, महापुरुषों की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन जहां पर उनका अध्ययन बंद हो गया उस मूर्ति का, शायद मैं ये नहीं मानता कि, हाँ ठीक है हम घरों में तस्वीरें भी लगाते हैं, कैसी बात नहीं, तस्वीरें लगाते हैं ताकि हमको याद रहे। लेकिन ठीक है, मैं मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार है ये, हो सकता है मैं किसी को थोपूंगा नहीं सर, लेकिन ज्योतिबा फुले पर आज ये कार्यक्रम है तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन महापुरुषों का अध्ययन करोगे, अपने अंतरात्मा को जगा लोगे तो बस सब आपका जीवन सफल है, नहीं तो फिर वो बोझ होते रहिए आप।
फिर शिक्षा का शायद। ये बड़ा जी जी बड़े संयोग का विषय है यहाँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी 1890 में जी जी परिनिर्वाण हो गया था उनका। और 1890 में ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हो गया। उनके जी जाने जी। में और इनके आने में सिर्फ 7 महीने का अंतर है। यानी कि फुले हम्म। जी को वापस बुलाने से पहले ही 7 महीने पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया में भेज दिया था और उन्होंने जी जी। उस कारवां को आगे बढ़ाया है। बलवंत सिंह जी जांगीड़ और सतपाल मंडा जी भी कार्यक्रम देख रहे हैं। आपका सबका स्वागत है जी। तो सर, अभी जो 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आ रही है, मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आपके श्रोताओं को कि जहां भी आपके आसपास कार्यक्रम हो वहां आप अवश्य जाइएगा। ठीक है, मानते हैं कि काम का वक्त है, क्योंकि जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास इन दिनों के अंदर बहुत कम समय होता है, लेकिन एक दिन आप अवश्य बाबा साहब के लिए निकालें। एक दिन नहीं निकाल सकते, कम से कम 1 या 2 घंटा ही निकाल लें आप। वहां पर जो विद्वान लोग विचार रखते हैं उन विचारों को सुनिए आप। और ये संकोच मत कीजिए कि यार ये तो SC ST वालों के हैं, नहीं, ये सोच को निकाल दीजिए आप। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है सिर्फ SC ST OBC लोगों को लिए नहीं दिया है, वो पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए दिया है। जो अधिकार उन्होंने लिखे हैं उसके अंदर जो कुछ कानून बनाया है सबके लिए बनाए हैं, सबके लिए किया उन्होंने। और खास करके जो महिला वर्ग जो है, अब सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि जी इन्होंने तो आरक्षण दे दिया। अरे आरक्षण आप पढ़ो तो सही आरक्षण के बारे में। सबसे जो कटु जो सवाल होता है ना इनके दिमाग के अंदर, वो ये कहते हैं कि यार इनको तो आरक्षण दे दिया। और आरक्षण के मुद्दे पर हर एक कोई मतलब बात करना भी पसंद नहीं करता कि यार आरक्षण दे दिया, लेकिन उसके जो पीछे इतिहास है उसको पढ़ के देखिए आप। हालांकि ये व्यापक हो जाएगा, यदि इस टॉपिक को हमने छेड़ लिया तो बहुत व्यापक हो जाएगी चर्चा ये। तो आप जो सामान्य के लोग हैं वो ज्यादा ये करते हैं। सामान्य तो मैं ये कहना चाहूंगा, सामान्य के घर में जो महिलाएं हैं उनका आरक्षण एक बार पढ़ के देख लीजिए आप कि उनको आरक्षण में बाबा साहब ने क्या क्या कुछ दिया है। तो वो भी तो आपके घर में ही आ रहा है। तो ऐसे कार्यक्रमों के अंदर आप जाएं, आप घंटा 2 घंटा निकालिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो क्रांतियां आती हैं जो AC के कमरों में बैठ के नहीं आएंगी, धरातल पर उतरना पड़ता है। बिल्कुल धरातल पर अब कोई कहते हैं कि धरातल वो होता कहाँ है जी। धरातल आप पढ़िए ज्योतिबा फूले जी को, आप पढ़िए बाबा नानक को, आप पढ़िए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, आप मान्यवर कांशीराम जी को पढ़िए। आप इन लोगों को पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि धरातल पे उन्होंने कितनी मेहनत की है, कैसे मेहनत की उन्होंने। अब कुछ लोग वोट बैंक, अभी चुनाव आ रहे हैं तो अभी देखना भव्य कार्यक्रम होंगे, देखना बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो AC कमरों के अंदर बैठकर कभी ये चीज क्रांतियां नहीं होंगी, धरातल पर उतरना पड़ेगा, इन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सर आवाज कट रही है और शायद मेरे पास नेटवर्क कम है, या शायद हो सकता आपके पास नेटवर्क कम हो। शायद मेरे पास ही कम होगा, आप तो वाईफाई चलाते हैं सर। हाँ, मेरे पास तो वाईफाई है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो जरूर होगी। प्यारे मोहन जी भी काफी देर से देख रहे हैं, सतपाल मंडा जी भी काफी देर से देख रहे हैं जी। लक्ष्मण पाटिल हमारे साथ तेजाराम जी नौखवाल जी जुड़े हुए हैं राजनगर से, हमारे बड़े भाई साहब, उनका भी मैं नमस्कार कहता हूँ। और उनके बारे में बताना चाहूंगा कि तेजाराम नौखवाल जी एक भूमिपुत्र फाउंडेशन चला रहे हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पर्यावरण क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सुधार क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। मैं कहता हूं ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है, चाहे जल संरक्षण है, चाहे मतलब कोई भी चीज है, तो उनके अंदर इतना शानदार वर्क कर रहे हैं। आदरणीय तेजाराम नौखवाल जी राजनगर से हैं, भूमिपुत्र फाउंडेशन
जो चलाते हैं, और बहुत ही क्रांतिकारी इंसान है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो कार्यक्रम के अंदर वो देख रहे हैं हम अपने को, और उनको भी निवेदन करना चाहूंगा कि भूमिपुत्र फाउंडेशन, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी अपने आप को मानता हूं कि मैं भी कहीं न कहीं हूं, शायद वो मानते या नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं भूमिपुत्र फाउंडेशन का एक छोटा हिस्सा मैं भी हूं। तो मैं बिल्कुल। निवेदन करूंगा कि भूमिपुत्र फाउंडेशन के बैनर तले आप भी 14 तारीख को एक छोटा सा कार्यक्रम अवश्य रखें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित हो, क्योंकि मैं बिल्कुल। बिल्कुल। उनके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, तो अभी तक उनकी ऐसी पोस्ट नहीं पढ़ी मैंने जो आई हो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर उनको याद किया जाएगा, ये कार्यक्रम रखा जाएगा। ऐसा मैंने उनके ग्रुप में आज तक मैं देख रहा था कि देखते हैं पोस्ट आती नहीं आती। तो निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन रहेगा मेरा कि वो भी एक ऐसी पोस्ट डालें, और 14 अप्रैल को आप भी, क्योंकि अवकाश है उस दिन, तो अवकाश हमें किस लिए मिलते हैं? जैसे आज अवकाश था, किस लिए मिला? आज अवकाश तो मिला था कि ज्योतिबा फुले जी को हम याद करें, लेकिन हमने अपने काम धंधों के अंदर उसको लगा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज नहीं याद किया तो देखिए, मैं तो वादा करता हूं सर कि कल प्रार्थना सभा के अंदर कम से कम 15 मिनट का 20 मिनट का कार्यक्रम जो होगा ज्योतिबा फुले जी के ऊपर अवश्य रखेंगे, बच्चों को बताएंगे। ठीक है जी। तो मैं निवेदन यही करूंगा, जो भी कार्यक्रम के अंदर देख रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दे, और इन महापुरुषों के बारे में बच्चों को। बहुत सही सीख दी आपने, क्योंकि अब ये महान विभूतियां हैं, इनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, जितना कुछ लिखा जाए, बहुत कम है। हमारी जुबान छोटी रह जाएगी, कागज कम पड़ जाते हैं, शाही कम पड़ जाती है। जो वास्तव में इनके जो उद्यम रहे हैं, किसके लिए? आने वाली पीढ़ियों के लिए ना। वो तो चले गए, लेकिन उनके जो कष्ट वो आज हमें सुख दे रहे हैं। उन्होंने जो कष्ट उठाए हैं हमारे लिए, वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कृतित्व जो है और उनके व्यक्तित्व जो है वो हमारे बीच में हैं। इसीलिए हम याद करते हैं, और याद हम उन्हीं को करते हैं जिनसे कुछ मिला होता है। ये एक मानवीय एक समझ लीजिए कि इच्छा होती है कि हम उसी को याद करते हैं, कुछ मिला होता है। तो इनसे तो हमें इतना नाप शनाप मिला है, और पीढ़ी दर पीढ़ी मिला। उनको पता ही नहीं था आगे कितने लोग बच्चे पैदा होंगे, सबके लिए वो कुछ ना कुछ दे करके गए हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाला, और कल भी आप स्कूल में इसके लिए थोड़ा समय निकालेंगे, आगे भी समय निकालते रहेंगे बीच बीच में। और बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यथासंभव महिलाओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। उनको तो मालूम ही नहीं है कि संविधान के अंदर हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। मदन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्ते जी आपको भी। और अरुण सोनी जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और अभी एक छोटा सा कमेंट आया है सतपाल मंडा जी का, कहते हैं कि तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। सतपाल जी ने बहुत सही बात की है। किनारे पर खड़े होकर के तैरना नहीं सीख सकते, और ना ही कोई बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा तैराक किनारे पर खड़े रख करके किसी को तैरना सिखा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी बेटी भारतीय जी, आपने मेरे संक्षिप्त से निमंत्रण को स्वीकार करके अपनी सेवाएं दी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। समय समय पर आपकी सेवाएं मिलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सर आपका है कि इस लायक समझा आपने, और इस बहाने से कि मैं भी मतलब अपने जो विचार है वो आपके श्रोताओं तक पहुंचा पाया, और आपको देखकर तो और ही ऊर्जा आती है सर। मैं तो बार बार ये चीज कहता हूँ कि इस उम्र के अंदर भी आप इतना मतलब लगा रहे हैं अपनी एनर्जी, ये टेक्निकल चीज है, उसको भी सीखने के लिए आप दिन दिन रात लगे रहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर है वो सब कुछ समर्पित कर दूं। तो बिल्कुल बहुत बड़ी एक सीख मिलती है आप लोगों से, आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैं निवेदन करूंगा 14 अप्रैल को भी एक अच्छा सा कार्यक्रम, आप अच्छे से विचारक हैं जो अम्बेडकरवादी विचारक हैं, वो लेकर आएंगे कार्यक्रम का। मैं बेसब्री से आपके कार्यक्रम का हम इंतजार करेंगे 14 अप्रैल को शाम को।
और भोला सिंह सग्गू जी भी आ रहे हैं और सभी महापुरुषों को सादर प्रणाम कर रहे हैं। और लक्ष्मण पाटी भारतीय जी एक संदेश है मदन जी सिंह जी। जी का, हाँ मदन सिंह जी का। आप कनाडा से आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं देख रहा था कनाडा से, पंजाबी में लिखा है कनाडा, अभी देख रहा था मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कनाडा से जुड़े हुए हैं। तो मैं इनको भी कहना चाहूंगा सर, जब पंजाबी देखता हूँ ना तो मेरे अंदर का वो पंजाबियत जाग जाती है, क्योंकि मैं पंजाबी शिक्षक हूँ। तो मदन सिंह जी ने कनाडा लिखा और आप पंजाबी टीचर हैं ही, और तो मैं उसको आराम से। मदन सिंह जी से मैं एक एक सुनाना चाहूंगा। पंजाबी में जब मैंने पंजाबी शब्द देखा, गुरमुखी लिपि में देखी कि मां बोली है पंजाबी है, नी तेनू अर्ग चढ़ाउण नूं जी करदा, जे तू ना हुंदी मैं ना हुंदा, तेरे बिना मैं जी के की करदा, तेरी जय पंजाबी माता, नी तेरे पूजे चरण विधाता, लोरियां दे लाड लडावे, घोड़ियां गा के ब्याह रचावे, मरण समय तू वैण भी पावे, ऐसा पक्का नाता, तेरी जय पंजाबी माता, नी तेरी जय पंजाबी माता। कि और मदन जी जी बहुत। पंजाबी जहां भी देखता हूँ, पंजाबी जहां भी देखता हूँ कि मेरी रूह खुश हो जाती है सर सीधे। आपकी भी दाढ़ी कहीं ना कहीं ऐसा है, मतलब देख के लगता है कि पंजाबी बंदा बैठा हो कि आओ करिए गल पंजाबियां दी, कैसी जिंदगी जिउंदे ने, कि दुश्मन अगे अड़दे ने, कि अपने नूं चाहुंदे ने, गर्मी सर्दी इश्क रुत्ते की पीण ते की पिलाउंदे ने, कि खुशी मनाउण त्योहारां दी, कि भंगड़े गिद्धे पाउंदे ने, पर किन्नी कदर करन किस रिश्ते दी, किंज मंगला धर्म बचाउंदे ने, किंज मंगला धर्म बचाउंदे ने। बिल्कुल तो मदन बिल्कुल। सिंह जी आदरणीय जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूरों से हाँ। हम देख रहे हैं। बिल्कुल जी। सभी दर्शकों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है आप हाजिर हो जाते हैं। जी जी। जब भी आवाज लगाता हूं और अपनी सेवा देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए मैं आभारी हूं। मदन सिंह जी ने देखो जी आपको कितने प्यार भेजे हैं, और वाहिगुरु जी लिख करके भेजा है। नजर आ गया होगा कमेंट मदन बिल्कुल मदन सिंह जी का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरे मोबाइल पर देख रहा हूँ, मैं आपके ओहो। कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। टेक्निकल एडवाइजर की जो उपाधि थी वो ऐसे नहीं मिली है सर। सब जगह नजर रखनी पड़ती है जी, जी बिल्कुल नजर रखनी पड़ती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नजर ही रखना ही जागृति है। जी ये जी चलते चलते आपने बहुत अच्छा शब्द सुझा दिया मेरे को कि जी जागृत अवस्था में रहना ही जो है ना वो असली शिक्षा तो यही है। जी लेते जी अक्षरों का ज्ञान लेने से क्या फायदा है। और जी एक बिल्कुल बात सही। और है लक्ष्मण जी कि अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और अगर आपने आगे बांटा नहीं तो वो बेकार हो जाता है। बेकार है, बेकार, बिल्कुल सर। अगर आपने ज्ञान को बांटा नहीं वो बेकार हो जाएगा, पड़ा पड़ा जो है कि नहीं। पानी जी तो जी बहता भी स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है, और इसको आ, बना रहना चाहिए। और आगे के आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है हम्म। उनको जरूर करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि बांटना बांटना तो अच्छी बात है ही। मैं कहता हूं यदि वो पास रखते हैं ना तो वो नुकसान ही पहुंचाता है। अपने को यदि अपने ज्ञान अपने पास रख लिया तो वो अपना नुकसान करेगा, अपना वो फायदा नहीं करेगा शायद, नहीं बांटेंगे तो। जैसे वो एक वो कहावत आपने सुनी है, वो बीज बो रहा था वो किसान, तो वो रास्ते से जा रहा था कि के बीज है का, क्यों तो नहीं, क्यों बताऊं मैं। तो वो बोला कि कोई बात नहीं, ना बता, तो उग गएगा जब देख लेगा। क्या मैं बीज ना खुई को नहीं, देख ले के देखेगा। तो उसने बीज ही नहीं डाला, वैसे ही वो फूल निकालता रहा। तो ओहो। तो वही बात है कि यदि अपने किसी को ज्ञान बांटेंगे नहीं तो अपना वो नुकसान ही करे, शायद फायदा नहीं करेगा। हाँ जी, मदन सिंह जी का एक अब हिंदी में कमेंट आ गया है। आपने मेरी दाढ़ी का नाम दिया तो इनको याद आ गया कि बुढ़ा जोड़ से हैं। आप नजदीक में जी ही हैं, जी। पड़ोसी हैं आप तो फिर। हाँ जी हाँ जी। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਈਸਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 22 ਆਰਬੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ 67 ਆਰਬੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਸਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਹੋ,
ਜ਼ਰੂਰ 90% ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पवन चौहान जी भी देख रहे हैं। हाँ देखो जी, ऐसे ही है, जानकारी रिश्तेदारी सब निकलती रहती है। तो इसी तरीके से है कि हम इस बात को यहाँ कहीं समाप्त करने वाले नहीं है, और जी ये जो कारवां शुरू किया है हमारे पुरखों ने, उसको निरंतर हम आगे बढ़ाते रहें, और ये कार्रवाइयाँ हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। जब तक हम हैं तब तक दम है, करते रहेंगे। और ये हमारे पास थे हमारे पुरखे, तो आज हम हैं। हम हैं। ये नहीं होता बिल्कुल आज हम यहाँ आमने सामने बैठ के नहीं, बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।